हेलो दोस्तों। तो अभी जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 30 तारीख को हमारा प्रैक्टिकल है। तो मैंने प्रैक्टिकल के लिए एक नोट्स तैयार करे हैं। जो डेटा हमें दिया गया है उसी के बिहाफ पे। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपका प्रैक्टिकल 100% क्लियर हो जाएगा। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पीआईएल, जिसको हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। तो जनहित याचिका पीआईएल मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का उपयोग है। जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल की अवधारणा अमेरिकी न्याय शास्त्र से ली गई है। भारतीय कानून में पीआईएल का मतलब जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना है। यह पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय या किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा विधिक अदालत में पेश किया गया मुकदमा है। यह न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। यह रिट याचिका से अलग है, जो व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा अपने लाभ के लिए दायर की जाती है, जबकि जनहित याचिका आम जनता के लाभ के लिए दायर की जाती है। जनहित याचिका की अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है, ताकि कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और उसे विस्तारित किया जा सके। वे क्षेत्र जहां जनहित याचिका दायर की जा सकती है, जैसे प्रदूषण है, आतंकवाद है, संरक्षण है, सड़क है, सुरक्षा है, निर्माण संबंधी और खतरे आदि की, इससे रिलेटेड आप जो है जनहित याचिका दाखिल कर सकते हैं। अब जनहित याचिका का इतिहास क्या है? तो 1979 में कपिला हिंगोरानी ने एक याचिका दायर की है और प्रसिद्ध हुसैनारा खातन मामले में पटना की जेलों से लगभग 40,000 विचाराधीन कैदियों की रिहाई सुनिश्चित की है। और हिंगोरानी एक वकील थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएन भगवती की आई वाली बेंच के सामने दायर किया गया था। इस सफल मामले के परिणाम स्वरूप हिंगोरानी को जनहित याचिका की जननी कहा जाता है। अदालत ने हिंगोरानी को एक ऐसे मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जिसमें जनहित याचिका को भारतीय न्यायशास्त्र में स्थायी स्थिरता बनाने का उनका कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं था। न्यायमूर्ति भगवती ने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ किया है कि जनहित याचिका की अवधारणा स्पष्ट रूप से प्रतिपादित हो। उन्होंने प्रक्रियात्मक तकनीकीताओं के पालन पर जोर नहीं दिया और यहाँ तक कि सार्वजनिक विचारधारा वाले व्यक्तियों के सामान्य पत्रों को भी रिट याचिका के रूप में माना। न्यायमूर्ति भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर जनहित याचिका स्वीकार करने वाले देश के पहले न्यायाधीशों में से एक थे। अब जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किसे है? तो जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक जनहित याचिका दायर कर सकता है। केवल शर्त यह है कि इसे निजी हित की बजाय सार्वजनिक हित में दायर किया जाना चाहिए। यदि कोई मुद्दा अत्यंत सार्वजनिक महत्व का है तो कई बार न्यायालय भी ऐसे मामलों में स्वैत संज्ञान लेती हैं और ऐसे मामले को संभालने के लिए एक वकील की नियुक्ति करते हैं। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका दायर की जा सकती है केवल उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में। जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है? तो जनहित याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ता को संबंधित मामले की पूरी तहकीकात करनी चाहिए। यदि जनहित याचिका कई व्यक्तियों से संबंधित है तो याचिकाकर्ता को सभी लोगों से परामर्श करना चाहिए। एक बार जब किसी व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका दायर करने का निर्णय ले लिया जाता है तो उससे अपने केस को मजबूत करने के लिए सभी संबंधित जानकारी और दस्तावेज एकत्र करने चाहिए। जनहित याचिका दायर करने वाला व्यक्ति खुद भी बहस कर सकता है या एक वकील को नियुक्त कर सकता है। सामान्यतः किसी भी मामले में जनहित याचिका पीआईएल दाखिल करने से पहले एक वकील से सलाह लेने की सलाह दी जाती है। जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है? तो यदि जनहित याचिका को उच्च न्यायालय में दायर किया जाता है तो अदालत में याचिका की 2 प्रतिमाएं जमा करनी पड़ती हैं। साथ ही याचिका की एक प्रति अग्रिम रूप से प्रत्येक प्रतिवादी को भेजनी पड़ती है और इसका सबूत जनहित याचिका में डालना पड़ता है। यदि जनहित याचिका पीआईएल को सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जाता है तो अदालत में याचिका की 5 प्रतियां जमा करनी पड़ती हैं और प्रतिवादी को जनहित याचिका की प्रति केवल तभी भेजा जाता है जब अदालत द्वारा इसके लिए नोटिस जारी किया जाता है। जनहित याचिका दायर करने का शुल्क कितना है? तो अन्य अदालत मामलों के मुकाबले जनहित याचिका दायर करना सस्ता है।
किसी जनहित याचिका में वर्णित प्रत्येक प्रतिवादी के लिए 50 रुपए का शुल्क है अदा करना पड़ता है। इसका उल्लेख याचिका में करना पड़ता है। हालांकि पूरी कार्रवाई में होने वाला खर्च उस वकील पर निर्भर करता है जिसे याचिकाकर्ता अपनी तरफ से बहस करने के लिए अधिकृत करता है। जनहित याचिका और रिट याचिका में क्या अंतर है? तो रिट याचिका व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा अपने लाभ के लिए दायर की जाती है, जबकि जनहित याचिका आम जनता के हित के लिए दायर की जाती है। किन किन मुद्दों पर जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती? तो सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने के संबंध में दिशा निर्देश की एक सूची जारी की है, जिसके अनुसार यह बताया गया है कि आप कहाँ कहाँ जन याचिका नहीं लगा सकते हैं। तो मकान मालिक के किराएदार से संबंधित मामले हैं, सेवाओं से संबंधित मामले हैं, पेंशन और ग्रेजुएटी से संबंधित मामले हैं। यहाँ पे जो है आप रिट याचिका का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, पीआईएल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब दिशा निर्देशों की सूची में उल्लेखित 1 से 10 मुद्दों से संबंधित मुद्दों को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकार के विभाग और स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें, चिकित्सा और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित मामले और उच्च न्यायालय या अधिस्थ अदालतों में लंबित मामलों की जल्दी से सुनवाई के लिए याचिका। इसका महत्व क्या है पीआईएल का? तो जनहित याचिका सामाजिक परिवर्तन और कानून के शासन को बनाए रखने तथा कानून एवं न्याय के बीच संतुलन को तीव्र गति देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जनहित याचिका का मूल उद्देश्य गरीबों और हाशिए के वर्ग के लोगों के लिए न्याय को सुलभ या न्याय संगत बनाना है। यह सभी के लिए न्याय की पहुंच को लोकतांत्रिकरण करता है। यह राज्य संस्थानों जैसे जेलों, आश्रयों, सुरक्षात्मक घरों आदि की न्यायिक निगरानी में मदद करता है। न्यायिक समस्या की अवधारणा को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अब इस जनहित याचिका का दुरुपयोग क्या है? तो अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पहले से ही अधिक है और जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग बढ़ रहा है। वर्ष 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत और अप्रासंगिक मामलों से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर काफी नाराजगी व्यक्त की थी और जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने के लिए अदालतों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। प्रतिस्पर्धा अधिकारों की समस्या। प्रतिस्पर्धा अधिकारों की समस्या। तो जनहित याचिका की कार्रवाई कभी कभी प्रतिस्पर्धी अधिकारों की समस्या को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए, जब कोई न्यायालय प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को बंद करने का आदेश देती है तो कामगार और उनके आजीविका से वंचित उनके परिवार के हितों को न्यायालयों द्वारा ध्यान में नहीं रखा जा सकता। विलंब। शोषित और वंचित समूह से संबंधित जनहित याचिका कई वर्षों से लंबित है। जनहित याचिकाओं के मामले के निपटान में अत्यधिक देरी से कई प्रमुख निर्णय अक्रियात्मक मूल्य के हो सकते हैं। न्यायिक अतिरेक। जनहित याचिकाओं के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया में न्यायपालिका द्वारा न्यायिक अतिक्रमण के मामले भी हो सकते हैं। पूर्व अटॉर्नी जनरल सोहराबजी की राय में जनहित याचिका के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के 3 बुनियादी नियम बताएं। तो संदिग्ध जनहित याचिका को उपयुक्त मामले में अनुकरणीय लागत के साथ अस्वीकार करना। ऐसे मामलों में जहां महत्वपूर्ण परियोजना या सामाजिक आर्थिक नियमों पर अधिक विलंब के बाद चुनौती दी जाती है, ऐसी याचिकाओं को निलंबित कर देना चाहिए। यदि जनहित याचिका को अंततः खारिज कर दिया जाता है तो जनहित याचिका को सख्त शर्तों के तहत होना चाहिए, जैसा कि याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करने या हर्जाने जाने को कवर करना है। भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार। तो हमारे जो संविधान में 5 तरीके की रिट होती है। एक होती है हैबिस कॉर्पस का रिट, मैंडामस का रिट, को वारंटो का रिट, निषेध का रिट और सर्टी ओरारी का रिट। अब हैबियस कॉर्पस का रिट क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे मूल्यवान रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है हमें शरीर प्राप्त करने दो। गिरफ्तार होने पर कोई व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण के मुद्दे के लिए न्यायालय में जा सकता है। यह अदालत द्वारा हिरासत में लेने वाले प्राधिकार को गिरफ्तारी व्यक्ति को अपने समक्ष पेश करने का आदेश है, ताकि वह जांच कर सके कि उस व्यक्ति को कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया है या अन्यथा नहीं लिया गया। यदि न्यायालय आश्वस्त है कि व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है तो वह उस व्यक्ति की रिहाई का आदेश दे सकता है। इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कहते हैं। दूसरा है मैडामस का रिट। मैडामस का लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, परमादेश। एक उच्च न्यायालय से निचली अदालत या न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को एक कार्य करने का आदेश है जो उसके कर्तव्य के अंतर्गत आता है। यह सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रदर्शन को सुरक्षित करने और सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा रोके गए निजी अधिकारों को लागू करने के लिए जारी किया जाता है। सीधे शब्दों में यह एक सार्वजनिक अधिकारों को एक ऐसा काम करने के लिए जारी
किया गया रिट है जो उसके आधिकारिक कर्तव्य का एक हिस्सा है, लेकिन जिसे वह अब तक करने में विफल रहा है। इस रिट में अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। ऐसी रिट जारी करना न्यायालय के विवेकाधीन शक्ति है। को वारंटो का रिट। को वारंटो शब्द का शाब्दिक अर्थ है वारंट से है। यह एक रिट है जो किसी व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक पद पर कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार नहीं है। अधिकार पत्र का उपयोग किसी भी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा करने या किसी के द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर कब्जा करने से रोकने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए 62 वर्ष की एक व्यक्ति को एक सार्वजनिक पद पर नियुक्त किया गया है जबकि सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष है। अब उपयुक्त उच्च न्यायालय के पास व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार पत्र जारी करने का, कार्यालय को रिक्त घोषित करने का अधिकार है। इसी को क्वो वारंटो का रिट कहते हैं। अगला है निषेध का रिट। निषेधाज्ञा का अर्थ है मना करना या रोकना। इसे लोकप्रिय रूप से स्थगन आदेश के रूप में जाना जाता है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई निचली अदालत या निकाय उसमें निहित सीमाओं या शक्तियों का उल्लंघन करने का प्रयास करता है। यह एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया रिट है। इस रिट की जारी होने के बाद निचली अदालत आदि में कार्यवाही बंद हो जाती है। निषेधाज्ञा की रिट की किसी भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत को जारी की जाती है जो निचली अदालत को किसी विशेष मामले में कार्यवाही जारी रखने से रोकती है जहां उसके पास मुकदमे का कोई कानूनी अधिकार क्षेत्र नहीं है, जबकि परमादेश का आदेश देने वाले अधीनस्थ अदालत को संबंधित होता है। इस प्रकार न्यायिक का अर्थ न्यायिक शक्तियों के साथ निहित नहीं होने वाले सार्वजनिक अधिकार के खिलाफ निषेधाज्ञा उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यह रिट केवल वहीं जारी कर सकता है जहां कोई मौलिक अधिकार प्रभावित है। सर्टिओरारी का रिट। सर्टिओरारी का शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होना है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को उचित विचार के लिए किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को या किसी अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी को स्थानांतरित करने के लिए सर्टिओरी की रिट जारी की जाती है। निचली अदालत द्वारा पहले ही पारित आदेश को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा सर्टिओरी की रिट जारी की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, जबकि निषेध पहले में चरण में उपलब्ध है, सर्टिओरी उत्प्रेषण की बाद चरण में समान अधिकार उपलब्ध है। यह भी कहा जा सकता है कि निषेधाज्ञा की रिट अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही की प्रवृत्ति के दौरान उपलब्ध होती है। सर्टिओरारी का सहायता केवल आदेश या निर्णय की घोषणा के बाद ही किया जा सकता है। सर्टिओरारी रिट जारी करने के लिए कई शर्तों की आवश्यकता इस प्रकार है। नंबर 1, न्यायिक रूप से कार्य करने के कर्तव्यों के साथ मौलिक अधिकारों को तय करने के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए कानूनी अधिकार वाला एक न्यायालय, न्यायाधिकरण या एक अधिकारी होना चाहिए। ऐसे न्यायालय, न्यायाधिकरण या अधिकारी ने अधिकार क्षेत्र के बिना या ऐसे न्यायालय, न्यायाधिकरण या न्यायालय में कानून द्वारा निहित न्यायिक अधिकार से अधिक कार्य करते हुए कोई आदेश पारित किया हो। यह मामले आदेश प्राकृतिक न्यायालय के सिद्धांत के विरुद्ध भी हो सकते हैं और इसमें मामले के तथ्यों का आकलन करने में निर्णय में त्रुटि हो सकती है। जनहित याचिका के विषय में, जिनके विरुद्ध जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका किसी राज्य, केंद्र सरकार, नगर निगम, प्राधिकरण के खिलाफ दायर की जा सकती है, न कि किसी निजी पार्टी के खिलाफ। राज्य की परिभाषा वही है जो संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत दी गई है और इसमें भारत की सरकार और संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और विधान भारत के क्षेत्र के भीतर या नियंत्रण के तहत सभी स्थानीय प्राधिकरण शामिल है। भारत सरकार के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्यसभा में भारत की सरकार तथा संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत की सरकार के नियंत्रण के तहत सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण शामिल है। अब निष्कर्ष क्या है? तो जनहित याचिका सामाजिक परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य कर रही है। यह समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। यह हर किसी को तलवार है जिसके उपयोग केवल न्याय लेने के लिए किया जाता है। इस वैध उपकरण का आविष्कार भारत जैसे विकासशील देश के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। पीआईएल का उपयोग समाज में व्याप्त अत्याचार से निपटने के लिए एक रणनीति के रूप में किया गया है। यह समाज के जरूरतमंद वर्ग के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत पहल है। जनहित याचिका एक विकासशील सामान्य कानून वाले देश द्वारा सदियों से चली आ रही कानूनी साम्राज्यवाद से अलग होने के पहले प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। यह इस धारणा का खंडन करता है कि कानून जितना अधिक पश्चिमी होगा, उसे आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उतना ही बेहतर काम करना चाहिए। भारत सहित विकासशील राज्यों में बनाए गए ऐसे कानून कम विकसित लोगों को
लोगों का विकास थे। तो गाइज ये जो है जो मैंने लेक्चर तैयार किया है ये PIL पे किया है। अभी जैसे कि हमारा 30 तारीख को प्रैक्टिकल पेपर है, तो उसमें ये आप लोगों की मदद करेगा। बशर्ते कि इसको 4 से 5 बार आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। धन्यवाद।